मीटिंग हुई, मुझे याद एतवार का दिन था, उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, आर्मी चीफ भी थे। तो वहाँ पर एहसन इकबाल साहब की सरबराही में एक नेगोशिएटिंग टीम बनाई गई जो ताकि वो मसले को हल कर सके। जो फैसले किए गए वो नेगोशिएट हुआ सारी रात और सुबह वो फाइनल हुआ। उसमें एहसन इकबाल साहब मौजूद थे जो वज़ीर दाखिला थे। जो कुछ उन्होंने वहाँ पर किया है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये अथॉरिटी हमने उस नेगोशिएटिंग टीम को दे दी थी कि जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहकर वो फैसला कर लें, इस बात को ख़त्म करें। एहसन इकबाल साहब ने उस पर साइन भी किया। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो और अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। जहाँ ज़ाती बयानात होंगे मैं देता रहूँगा, किसी का काम नहीं है। वो मेरी ज़ाती रही थी। हज़ारों इशूज़ है दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई की पॉलिसी या गाइडलाइन हर इशू पे मौजूद हो। सऊदी अरब के हवाले से पूछे गए सवाल पे जो जवाब था वो मेरा ज़ाती था। अब पार्टी ने एक स्टांस दे दिया है तो उसको एडहेयर किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। मुसलसल ये मामला खबरों में है। 2017 में इस धरने का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान में एक नई कॉन्ट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस हवाले से बहुत सारी चेमोगोइयाँ हुई, बहुत प्रोपेगेंडा भी किया गया। उसके आफ्टर शॉक्स आज तक थमने का नाम नहीं ले रहे। सिस्टम के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ गए कि सिस्टम में इदारों का किरदार किस हद तक है। आज के शो में कुछ हम इसी मामलात का जिक्र करेंगे। 8 नवंबर 2017 से ये शुरू होने वाला टीएलपी का धरना तकरीबन 20 दिन ये धरना जारी रहता है और उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे जाहिद हामिद साहब के इस्तीफे पर मामला इख्तिताम पजीर होता है। उसके बाद 21 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से खुद नोटिस लेती है, जिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसको देखता और सुनता है। और 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो तफसीली फैसला 43 सफ़ाहत पर मुश्तमिल होता है वो जारी होता है, जिसके मुताबिक इस केस में ये कहा गया कि ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB समेत पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करें। फौज के इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। आइन मुसल्लह अफवाज को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों बशमूल किसी सियासी जमात, धड़े या फर्द की हिमायत से रोकता है। तमाम खुफिया इदारे और फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। हुकूमत या कोई भी खुफिया इदारा इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करे। निफाक या सूबाई हुकूमतों के खिलाफ नफरत अंगेजी बगावत के जुमरे में आती है जिसकी सजा उम्र कैद है। हाल ही में इस हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया गया और कहा गया कि ये कमीशन तमाम उस वक्त की जो हुकूमती एहलकार थे और दीगर लोग जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी जाहिर की जा रही थी सबके बयानात ले। कमीशन की रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक विफाकी और सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदार इस धरने के हवाले से ठहराया गया। उस पाकिस्तान की सियासत में भी खासी खलबली मच गई है और कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों सामने आई उसके भी चीदा नुकात हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब उस वक्त के विफाकी वजीर दाखिला थे। वो ये फरमा रहे थे, तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया था जो उस वक्त के वजीर आजम खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। इस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर के इस्तीफे और फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज उठाया। इन्हें बताया गया मुआहिदा तो हो चुका है, इस पर दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। इस रिपोर्ट के बाद क्योंकि खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े सामने आया, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को भी हमने उस वक्त कहा था कि धरने को इस्लामाबाद ना आने दें और जो उस वक्त के DGC थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की हमने उनको मदद के लिए, रियासत की मदद के लिए बुलवाया था आर्टिकल 245 के तहत। तो खैर ये मामला तो धरना और उसके हवाले से हो गया। फैज़ हमीद साहब को इसमें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन कुछ एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला है उस पर भी फौज के अंदर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। दूसरी जानब कुछ पाकिस्तान के सियासी मामलात का जिक्र भी करते हैं। कल सदर साहब का पार्लियामान से खिताब था, बाजे सीटियाँ वहाँ बजाई गई, अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और ये शायद
बताने की कोशिश की कि इस पार्लियामान के अंदर मामलात इतनी आसानी से नहीं चल सकते। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि तीनों सर्विसेज चीफ्स की कुर्सियां खाली थी पार्लियामान के अंदर, वो खिताब सुनने नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात का अगर हम जिक्र करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब ऐसा बयान दे देते हैं हमेशा की तरह, और बाद में उनका ये कहना सऊदी अरब के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया कि रिजीम चेंज में अमेरिका के साथ उनकी आशीर्वाद हासिल थी, बाद में उनका ये कहना था कि ये बयान उनका ज़ाती बयान था, उन्होंने किसी के कहने पर यह बयान नहीं दिया। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात का हम जिक्र कर रहे हैं। और जो जेल के अंदर जो एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है कि जो लोग पार्टी को छोड़ गए अगर वो दोबारा आना चाहते हैं तो उनको उनके इस फैसले पर नज़रसानी की जा सकती है। खैर, सियासी मामलात तो खासे गर्मा गर्म हैं। कुछ समाजी इश्यूज़ का भी हम जिक्र करते हैं। पिछले दिनों, ईद के दिनों में हमने देखा ट्रेन के अंदर एक खातून पर मिलत एक्सप्रेस में एक पुलिस वाला जिस तरह से बेईमाना तशद्दुद करता है और उसके बाद उस खातून की कटी पिटी लाश मिलती है, और उस हवाले से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि कुछ और मामला था। खैर, ये तो रियासत की मदीयत में ऐसे केस को दर्ज होना चाहिए। ख़वातीन पे जो जुल्म ज़्यादती के वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के लिए हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, ये मुख्तलिफ इशूज़ थे जिनका हमने जिक्र किया। लेकिन कुछ चलते हैं सियासी मामलात। धरना कमीशन रिपोर्ट का जिक्र करेंगे कि क्या वाकई उस वक्त की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार थीं, उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अरकान ने कहा कि उनका ऐसा कोई रोल नहीं था और ये काबीना ने उनको इख्तियारात दिए थे। इसी पे मजीद हम बात करेंगे। जो अदालत ने सवाल उठाया था कि फैज़ाबाद जो धरना था उसका मास्टरमाइंड कौन था, तो यहाँ तो हुकूमतें ही जिम्मेदार करार पाई हैं। इस पे मजीद बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान की सियासत के अहम इशूज़ का भी जिक्र होगा। ईरान इसराइल वॉर का भी हम जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। सर, आपको वेलकम कहते हैं। जन साहब, सबसे पहले सर, ये जो फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट सामने आई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें तो कहा गया उस वक्त के जो DGC थे जनरल फैज़ हमीद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 245 के तहत हमने ये उनको बुलाया था अपनी मदद के लिए कि वो जाएं वहाँ के लोगों से बात करें। एहसन इकबाल साहब कुछ और बयान देते हैं रिपोर्ट में और बाहर आके कुछ और बात करें। आप इसको कैसे देख रहे हैं सारी रिपोर्ट को? देखिए, जो आसमा मसला ये है कि 2013 के इलेक्शन के बाद ना जी जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट शुरू हुई थी तो 2014 में धरने शुरू हो गए। ऐसे धरने जो खौफनाक किस्म के, टोटल सिस्टम को जमूद में ले जाने वाला। जी। और फिर एक एफर्ट हो रही थी कि एक पार्टी को और एक लीडर को ऊपर लाने, दूसरे को निकालना है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत बड़े जोरों शोरों से चली थी, 5.8% GDP की ग्रोथ थी, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, बैनुल अक़वामी सतह के सारे अदारे कह रहे थे, तो उस बैकग्राउंड में ये कहा जा रहा था कि विदाउट एनी डाउट ये हुकूमत 5 साल और भी चल जाएगी। लेकिन फिर उसको हटाने के लिए आपको पता है कि फिर JIT बनी और फिर कैसे 100 दिनों में 130 पेशकियां हुई और फिर उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया, फिर सदारत से हटा दिया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि फिर हुकूमत, इसके बाद जब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत आई, ये बैकग्राउंड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अगेन वो धरने शुरू थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुस्लिम लीग नून को वोट मिल जाए। तो मसला ये था कि उसमें आपने देखा कि उस धरने में तहरीक इंसाफ के लीडर भी आके उनको एनकरेज भी करते रहे। और इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कहा है कि हम ही जिम्मेदार हैं, तो ये ग्रेसफुल एक एक्सेप्टेंस है इन दी सेंस कि हुकूमत तो हमारे पास थी ना। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त इंचार्ज थे। और जो गुड लीडर्स हैं वो फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस और डज नॉट हैपन उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। तो वो उन्होंने कहा, और अगर एस्टेब्लिशमेंट में उसका कोई रोल था तो उसको भी कंट्रोल करना हुकूमत का काम था। बट द फैक्ट रिमेन्स, मैं आसमा आपको विद ऑल ऑनेस्टी बताऊं कि ये जो 2014 से शुरू होके 2017 तक नवाज शरीफ की रिमूवल है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ नहीं, ABC जो भी होता, जिस तरीके से हटाया है, ये एक कौमी साने से कम नहीं था। उसकी वजह ये था कि अभी तक उसके जो रिपल्स हैं
उनके अभी हम भी गिरफ्त में हैं, और आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई, आपकी सोसाइटी के अंदर डिवीजन हो गई, आपके अंदर इतनी हकारत और नफरत कि इस हद तक हम चले गए कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत और उनके ऊपर हमले 9 मई को, यानी ये एक म्यूटनी की कॉल तक बाहर से दी गई कि ऑर्डर मत माने। तो अभी उसको अनडू करने में टाइम तो लगेगा। आपको लग रहा है टाइम, लेकिन सर रिवॉर्ड मिल नहीं गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा आ गई, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए, लेकिन मियां साहब इस तमाम तर सीन में नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना, उनको हटाना एक सानिया था, लेकिन हमें ये बताया गया चौथी बार आ रहे हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। इलेक्शन के नताइज कुछ और थे, अपोजिशन कहती है जी फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, वो इस मैंडेट को नहीं मान रहे। तो ये सारी चीजें भी हैं। आपको लग नहीं रहा रिवॉर्ड तो दे दिया गया नून लीग को इक्तदार में ला? देखें अस्मा, हमें ये नहीं देखना कि एक हुकूमत मिलने से आपको क्या रिवार्ड मिल गया। रिवार्ड तो तब है कि पाकिस्तान खुशहाल हो। अगर हमारी ये हुकूमत प्रोविंस में हो या मरकज में आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, तो ये कोई रिवार्ड नहीं, और पार्टी को रिवार्ड की मुतमन्नी भी उस वक्त ऐसे नहीं होती। हम तो ये ख्वाहिशमंद हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे चला गया। आपकी जीडीपी कहाँ थी 6 के करीब, और कहाँ फिर आप माइनस पे भी गए, दरमियान में और भी चीजें होती रही, और आपकी रेपुटेशन बैनुल अक़वामी सतह पे और इंटरनल सोसाइटी के अंदर जितना, और फिर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक हेटरेट जिसके पीछे दुश्मन की इंटेलिजेंस भी है, पैसा भी है, उस फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करके इस हकारत तक के आप शोहदा के स्टैच्यूज उड़ा के जहाजों को लगा रहे। कभी आप सोच भी सकते हैं किसी मुल्क के अंदर ऐसे हो सकता है? तो There is no question. सर तो कल क्या फिर यही वजह, कल क्या यही वजह थी कि तीनों सर्विसेज चीफ्स नहीं आए पार्लियामान में? आपने देखा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद नहीं थे, वो सारी कुर्सियां खाली थी। सदर साहब का जब कल पार्लियामान से खिताब था, और ऐसा पहली बार हुआ है, तीनों सर्विसेज चीफ्स क्या इसी वजह से पार्लियामान के अंदर नहीं आए कि वहां शोर शराबा होना था या हंगामा आराई होनी थी? देखिए ना, ये दुख की बात है ना कि आपने इलेक्शन हुए, आपने सब ने एज मेंबर्स ओथ ली, अपोजिशन ने भी जो हुकूमत में आए, आपने स्पीकर के इलेक्शन किए, चीफ मिनिस्टर्स के में हिस्सा लिया, आपने प्राइम मिनिस्टर के हिस्सा लिया, आपने प्रेसिडेंट का, और फिर पार्लियामेंट में आके बैठ गए, ओथ भी ली, और फिर आप ये कहें कि अभी हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, तो आई थिंक अल्लाह ना करे, बट ये हम अपनी, अगर हमारा ईमान है आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती पे, तो ये एटीट्यूड तो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। आप इसको अनडू कर सकते हैं अपने रवैयों में तब्दीली करके। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो चीजें हैं ये छुपी नहीं रहेंगी। ठीक सर, उनके ना आने की वजह आपको ये लगी? हो गया है ना, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हंगामा आराई हुई, तो ये वजह ये बन सकती है कल अगर वो इजलास में नहीं आए सदर साहब की तकरीर सुनने? नहीं, मुझे ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि वो सदर साहब के उस खताब के अंदर उनकी वो क्यों मौजूद नहीं थे, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मौजूद भी होते तो कितनी एम्बेरसमेंट थी। तो आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और सारी दुनिया बैठी होती है, तो आप सदर एक तकरीर करते हैं, आपका हक है, प्रोटेस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन गाने बजाने, सीटियां मारनी, उसके अंदर ये कभी पार्लियामानी तारीख में आपने ऐसे सुना है? मुख्तलिफ इख्तलाफात होते रहते हैं, और अगर माजी में कहीं गलती हुई भी है तो क्या अभी हम उस गलती का सहारा लेके आगे चलते रहेंगे? सही। तो मेरे ख्याल में हमें सोल सर्चिंग करनी है। सर मैं ये दोबारा जरा फैजाबाद वो 1-2 सवाल जिमनी निकल आए इसमें से जो डिस्कशन हो रही थी, उसी पे चलते हैं। जो काजी फायज ईसा साहब ने उस वक्त फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि 2 रुकनी बेंच का उनका फैसला था, वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज ने सरबराहान की हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो डायरेक्टली उस वक्त ब्लेम कर रहे थे डीजीसी जनरल फैज हमीद पे। आईएसए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी समेत पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करें। और मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जिन फौजी एहलकारों ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, सियासी जमात या गिरोह की पुष्ट पनाही की, तो उनके खिलाफ भी वो काम करें, क्योंकि आइन कानून आपको धड़ेबंदी से रोकता है, किसी फ़र्द की हमायत करने से भी रोकता है जो पॉलिटिकल इज्तिमा होते हैं उसमें। तो ये काजी फायज ईसा साहब की रिपोर्ट थी जो उन्होंने फैसला किया था, तो वो सारा ब्लेम एजेंसियों पे, इदारों पे लगा रहे थे। लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट आई है, जो गवाहान है इसमें शहबाज शरीफ साहब हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल, इन्होंने क्लीन चिट दे दी जनरल फैज हमीद को। तो क्या इस पे अभी जो आगाज़ में भी आपने रोशनी डाली थी कि उनकी हुकूमत थी तो अपने सर जिम्मेदारी ले ली, क्या मामला ये यही रुक गया या कहीं और भी आगे जाएगा? देखिए, फैज ईसा साहब की जो
अपनी फाइंडिंग्स थी वो तो एक जनरलाइज थी और बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिसर इन्वॉल्व है और उसने वायलेट किया अपनी ओथ को तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। लेकिन उसके बाद, और वो खुद इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस, ऑनरेबल जजेस हमारे, तो उन्होंने ये कह दिया। उसके ऊपर बाद में कमीशन बना और कमीशन में ये बताया गया कि जो हुकूमत की अपनी रिस्पांसिबिलिटी है और किस हद तक इन्वॉल्व थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अभी, और फिर अभी इस कमीशन की रिपोर्ट में और बड़ी अच्छी बात है जो उनकी रिकमेंडेशंस है, जहां उन्होंने ये कहा नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें, जहां उन्होंने ये कहा कि अपने अपने दायरे में रह के अपना काम करें। तो ये दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स और उस पे अमल होना चाहिए। अमल जरूर होना चाहिए। कमीशन थ्रू हाइंडसाइट तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि धरने को आपने लाहौर क्यों नहीं रोका, ये वो पॉलिटिकल लोग ये देखते हैं कि हमें किस वक्त क्या काम करना है। सर ये उस वक्त भी इख्तिलाफात हुए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था आपने इसको लाहौर रोका क्यों नहीं, इसको इस्लामाबाद क्यों आने दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको जाने दिया, 11 मुतालबात मान लिए थे, 12वां उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद जाएं और मनवा लें। तो ये जाहिद हामिद साहब कह रहे हैं जी मुझे फोर्स किया गया था। उन्होंने इसमें रिपोर्ट में अपना बयान जो दिया, लॉ मिनिस्टर थे, क्योंकि मेन मुतालबा यही था कि उनको इस्तीफा उनका दिलवाया जाए। तो वो कह रहे हैं जी जनरल फैज़ ने 2 अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स मेरे घर भेजे, मुझे प्रेशराइज किया कि आप इस्तीफा दें। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर शायद अहमद साहब को ये इस तरह की है ग्रीवेंसेस तो ही मस्ट गो टू द कोर्ट और उसका करे। देखिए ना, किसी एक लीडर का या किसी एक एस्टेब्लिशमेंट के अफसर का किसी बयान के ऊपर अवाम या आप, मैं या टीवी चैनल पे हम कोई फैसला नहीं दे सकते। जी, बिल्कुल। अगर किसी, अभी देखिए ना 6 जजेस ने अपना एक केस चलाया हुआ है और उस पे भी यही कहा जा रहा है कि आप तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, आप तो खुद सुओ मोटो एक्शन लें और आप किसी के पास इंसाफ के लिए कैसे जा रहे हैं, आप बताएं। ये है तो टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए ना। तो आई थिंक इन छोटी छोटी ये सारे जो पहलू हैं ये जरूर जो है वो अब ये तो है आपकी अटेंशन मांगते हैं, लेकिन हर चीज के ऊपर हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। ठीक सर, इसमें तो चलें क्लीन चिट मिल गई जनरल फैज हमीद को। आपको लग रहा है हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल है उसमें वो मुश्किल में आ गए, टॉप सिटी वाला जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी थी उस पर भी फौज के अंदर इंक्वायरी हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है वहां से भी क्लियरेंस मिल जाएगी? देखिए ना, ये तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज अगर इंक्वायरी हो रही है तो वो मेरिट देखेंगे, वो प्रूफ्स मांगेंगे। अगर किसी ने शिकायत की है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना सीनियर ऑफिसर जो इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी है उसके ऊपर क्या इल्जाम है और उसका क्या सबूत है। तो वो तो आई एम श्योर, आई टेल यू, हमारा असमा जो इंटरनल अरेंजमेंट है ना हमारा डिसिप्लिन का और अकाउंटेबिलिटी का, वो किसी जगह किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। यहाँ तो आपके ऊपर जरा भी अस्पर्शन आ जाए आपकी कैरेक्टर की ऊपर या आपकी मॉरल टर्पिट्यूड के ऊपर, तो उसमें गुंजाइश नहीं बचती। तो आई कैन अश्योर यू कि जस्टिस होगा उनकी। हाँ, फैज हमीद साहब एक उनकी अपनी सर्विसेज भी हैं, लेकिन अगर किसी से कोई गलती हुई है, सज्जाद हुई है, तो उसको तो डिपार्टमेंट स्पेयर नहीं करता। तो आई एम श्योर कि इंसाफ मिलेगा। सर अभी जो मेजर जनरल हैं मंगला के कोर कमांडर जनरल बिलाल सफदर अहमद, उनके हवाले से भी खासी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रही हैं कि अर्ली इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया या इस्तीफ़ा उन्होंने दिया। बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हैं इस हवाले से कि वो कुछ टिल था ख़ास उनका पीटीआई की जानिब या कुछ ऐसी बातें उन्होंने की। अभी सऊदी अरब गए थे, तो उस पर आप क्या कहते हैं? क्या फ़ौज के अंदर कोई ऐसी डिफरेंसेस हैं? आप कह रहे हैं बड़ा एक मैकेनिज्म है, बड़ा एक आप लोगों का सिस्टम होता है जो मामलात अंदर ही देखे जाते हैं, लेकिन इस तरह की जब खबरें बाहर आ रही हैं तो जाहिर बात हम सवाल करेंगे। आपको लग रहा है कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं अभी भी? देखे ना, ये जो कोर कमांडर की रिटायरमेंट का मसला है, ये भी एक इशू वही लोग बना रहे हैं जो अफवाज पाकिस्तान, उसकी क़यादत, उसके मैकेनिज्म, इस इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना चाहते हैं। यानी वो छोटी सी छोटी चीज निकाले। लोग फौज के अंदर आते रहते हैं, फौज के अंदर लोगों को अवार्ड्स भी मिलते हैं IAS, फौज के अंदर लोगों के कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं और कई दफा उनको चॉइस भी दिया जाता है कि आप का कोर्ट मार्शल होगा या आप रिजाइन करना चाहते हैं। तो जब वो समझते हैं कि वो वीक विकेट पे है तो वो कर जाते हैं। और फिर आई डोंट नो के इनके लेवल के ऊपर केस की नौयत क्या थी, बट आई कैन अश्योर यू
कि बाई एंड लार्ज अफवाज पाकिस्तान का एक वाहिद अदारा है पूरी पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर दयानतदारी और ऑनेस्टी के साथ लोगों को मेरिट के ऊपर ही ट्रीट किया जाता है। 99% ये एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर सिपाही का बेटा ही नहीं बल्कि खुद सिपाही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। आप देखिए जनरल मूसा खान एक सोल्जर भर्ती हुए थे, जनरल टिक्का खान, जनरल सवार खान, जनरल मजीद मलिक, आई कैन गिव सो मेनी एग्जांपल्स। और इसके अंदर मेरिट और ऑनेस्टी है। तो ये लोग जो है ना कुछ ढूंढते हैं और फिर फौरी तौर के ऊपर ये आपस में फॉल्ट लाइन छोटी सी नजर आए। एक वक्त था और हमें अपनी अफवाज को, अपने सदारे को प्रोटेक्ट करना है। और अगर इनके अंदर सारे को फरिश्ते तो बैठे नहीं है, मेरे जैसे इसके अंदर कमजोर लोग भी होंगे जो गलतियां करेंगे, बड़े ताकतवर रहे हैं, बिल्कुल हमें याद है। उसका एक सिस्टम है उनको डील करने का और वो उस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। तो सर ये जरा आप कुछ जमात की अपनी पॉलिटिक्स पे हम आ जाते हैं। ये मियां जावेद लतीफ साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह बड़ी डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं, बार बार मोहसिन नकवी के रोल पे बात कर रहे हैं कि वो तो चले बादशाह भी बन सकते हैं, वजीर आजम भी बन सकते हैं। आपको लग रहा है नून लीग के हाथ पांव तो नहीं बांध दिए गए? काबीना में वजीर आजम एक कमेटी बनाते हैं, फिर अगले दिन वो टूट जाती है, फिर दोबारा उनको इसकी तश्कील करनी होती है। कोई कमजोर हुकूमत है इस वक्त आपके पास क्या? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि एक हुकूमत जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है, सिंपल मेजॉरिटी ना हो और आपको दूसरों की मदद लेके कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े और वो एक हाइब्रिड किस्म की गवर्नमेंट हो, तो उसके ऊपर आपके ये प्रॉब्लम्स तो होते हैं। मुझे याद है जब बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी 93 से 96, तो मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था और उनके भी पूरे वोट नहीं थे, माइनॉरिटी, तो उन्होंने जुनैजो ग्रुप को मिलाया, दूसरा तीसरा। तो मैं आपको आसमा बताऊं, बड़ी इंटरेस्ट की बात है कि जब बाहर जाते थे तो बड़ा डेलीगेशन था, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया, मैंने कहा मैडम ये अभी इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तो ठीक है, कुछ मीडिया के भी होने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा डेलीगेशन हम पॉलिटिशियंस जिनका रेलेवेंस नहीं है हम ना डालें। तो वो अल्लाह ने बख्शे, वो कहती थी जन साहब ये हमारे सिस्टम की मजबूरियां हैं कि इन लोगों को हमें गुड ह्यूमर में रखना जरूरी होता है और साथ, तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट है अभी हमारी, और उसके अंदर वो इस तरह स्ट्रेंथ तो नहीं है जो कि टोटली आपके अपना सदर, आपका अपना जो है स्पीकर, आपका अपना सेनेट का चेयरमैन, आपके अपने चीफ मिनिस्टर्स, आपके अपने गवर्नर वो हो, तो उस हुकूमत का तो एक और मुख्तलिफ रूल है। लेकिन ये जावेद लतीफ साहब या बाकी, देखिए हमारी पार्टी के अंदर इतनी अलाउड है कि आप अपना एक व्यू पॉइंट दे, वो अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो एक जनरल सिस्टम में ये कह रहे हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं, और आई थिंक बहुत सी चीजें उनको पार्टी के अंदर करनी चाहिए अगर को पार्टी को सजेशन देनी है। और कौमी सतह के ऊपर वी हैव टू सी व्हाट द प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी क्या लेते हैं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी के हैं, उनको एम्बैरस हम किसी तरीके से भी ना करें। लेकिन सर इस तरह के बयान से कुछ एम्बैरसमेंट हो रहे हैं और कुछ इस तरह की पोजीशन पे आ गए हैं शायद। ऐसा ये मैं आज जाते जाते आपसे पूछूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि कमज़ोर हुकूमत है, कोई फैसले अमल दरामद होना मुश्किल है। पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, तो 16 रुपए की रोटी की जाती है, अगले दिन नानबाई उस पर हड़ताल कर देते हैं। पूरे पंजाब में क्या कहीं रोटी ही नहीं लोगों को मिलती, 20 क्या 30 रुपए भी लोग मांग रहे, वो भी नहीं मिली। तो एक रोटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो उसकी कीमत है, तो हुकूमत आगे कैसे चलेगी? नहीं, अल्लाह के करम से हुकूमत तो चलेगी, इसमें कोई, देखे ये कंसर्न है ना गरीब लोगों का कि रोटी सस्ती हो, लेकिन इसमें नान वालों का अगर ये पॉइंट है कि हमें आटा भी सस्ता मिले, बिजली तो ये मिले, जायज गैस उनका सस्ती मुतालबा मिले, है। बिल्कुल। और उसके लिए ये जरूरी है कि कोई होल्डर्स तो नहीं है जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। गंदम हम इनफ बुलाएं, उसकी सप्लाई बेटर हो तो तलब उसकी थोड़ी कम हो तो उसकी प्राइसेस बेटर होंगी। तो आई थिंक इसको सारे एंगल्स को देखना चाहिए। हुकूमत जो है मरियम नवाज की या जो भी सूबे में हुकूमत, इवन खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 15 रुपए का कहा, वो अपनी जगह ये समझते हैं कि लोगों की मदद करें, वो इन गुड फेथ करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देन
इवन जो दरमियान वाले लोग हैं, जिनके तंदूर हैं, जिनकी पीछे जी, सप्लाई उनके है, मसले मसाइल वो ज़्यादा उनको भी हमें देखना बिल्कुल। जरूरी है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल रहेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की सियासत और दीगर मामलात पर खुलकर बात। ईवान के अंदर खासी हमें हलचल दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से हाउस के अंदर छाई रहती है, सदर साहब का खिताब हो या दीगर मामलात हों। लगता कुछ ऐसे है अब इस हाउस के मामलात शायद ऐसे ही चलेंगे और कुछ जिक्र करेंगे PTI के अंदरूनी मामलात का भी जिक्र होगा। पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्या तब्दीलियां इस वक्त रूनुमा हो रही हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शाहिद खटक साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपको वेलकम कहते हैं। हम सब मौजूद होंगे जनाब कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, सर आपको भी वेलकम कहते हैं मंदोखेल साहब। सबसे पहले खटक साहब, कल सदर साहब का खिताब था, आपने बड़ा भरपूर एहतजाज किया, आप लोगों ने बाजे बजाए, सीटियां बजाएं या डाइस के आगे आगे, इसका मतलब है अब ये बिजनेस हाउस का ऐसे ही चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ रहा है कि इस ईवान में बैठे मुस्लिम लीग नून के 17-18 छोड़ के जितने भी इनके MNAs हैं, इनको फॉर्म 47 के जरिए सेलेक्ट कराया गया, जितवाया नहीं सेलेक्ट कराया गया है। 7 रुपए के पेंसिल से तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टियों कराची में MQM को दिया गया। और इसी तरह पंजाब में जितने भी पंजाब असेंबली में MPs बैठी हुए हैं वो तमाम फॉर्म 47 के जरिए, इवन उनकी चीफ मिनिस्टर जो है टिकटॉकर मरियम नवाज, उसको भी फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया। वहाँ पे मियाँ आबिद हमारा जीता हुआ MPA था, उसको हराया गया। तो जी देखिए, प्रेसिडेंट को वोट किसने किया? MNAs ने किया, MPs ने किया, इलेक्टोरल जो कॉलेज है। तो जब फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए गए MPs MNAs ने प्रेसिडेंट को वोट दिया, तो जब MNAs और MPs इनके जाली हुए, चोरी शुदा मैंडेट के जरिए उनको मुंतखब कराया गया, तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड हो गया? और दूसरी बात कि हमारी लीडरशिप जेल में होगी, इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, हमारे टॉप लीडरशिप, हमारी खवातीन वर्कर वो जेलों के अंदर हैं और ये ईवान में आएंगे और ये तकारीरें करेंगे। तो आप ऐसा ये नहीं हो होने सकता। अच्छा, ऐसा नहीं होने देंगे। इमरान खान की रिहाई, चोरी शुदा मैंडेट तो और आइन की रिहा खान साहब को आपको लग रहा है जरदारी साहब ने रिहा करना? जी सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, सारे पॉलिटिकल केसेस है। कोई भी ऐसा केस नहीं है कि उसके ऊपर अगर हम बात करें और वो रिहा ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन कल खान साहब ने जो कहा, उनका एक बादशाह है जो सारे मामलात को कंट्रोल कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जितने भी हमने केसेस किए, उनको जो सजाएं दी हैं वो सारे के सारे बोगस है। हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे फैमिलीज को टार्चर किया जा रहा है। तो उसके बाद अदलिया के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े हो गए और इस टाइम सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होती है। उनको सब मोटे एक्शन लेना चाहिए 3 चीजों के ऊपर। एक, चोरी शुदा मैंडेट, इमरान खान की रिहाई और तीसरा आइन की बहाली। इस टाइम आपका आइन जो है वो भी कैद में है, आइन जो है वो रद्दी की टोकरी में उन्होंने फेंक दिया है। ना इस मुल्क में तो कोई आइन मामलात कैसे ठीक होंगे? आपको लग रहा है कि ऐसे मामला आगे नहीं चल सकता? कादिर बंदोखेल साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपको लग रहा है हाउस के अंदर मामलात जो अभी हो गए, PTI जो है एहतजाज करती है, चाहे स्पीकर हो या आपकी जानिब से कोई खड़ा हो जाता है, नून लीग की जानिब से कोई खड़ा हो जाता है, वो ये कहते हैं ये नहीं मानेंगे, फॉर्म 47 की हुकूमत को किसी सूरत नहीं माना जाएगा। हाँ ठीक है, इनकी बात ठीक है, नहीं माने। इनको इमरान खान साहब के नाम पे वोट मिला है और ये थोड़ा बहुत शोर शराबा तो करेंगे अपनी रोटी हलाल करने के लिए। और कल मैं भी एज एक्स MNA गैलरी में मौजूद था और मैं तो समझ रहा था कि ये बिल्कुल ही इतना शोर मचाएंगे कि पूरा हाउस सर पे उठाएंगे, मगर वो सबके गला बैठ गए और वो शेर अफजल मरवत तो कल बोला ही नहीं है। मैं खास तौर पे उन्हीं को देख रहा था, मैंने कहा देखो क्या करते हैं, उसने तो बोला ही नहीं है। अच्छा। और बहुत सारे इनकी MNA पीछे खड़े थे, तमाशा देख रहे थे और जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान खटक साहब तो भरपूर हमने देखा उनको फुटेज में। किसको? खटक साहब तो भरपूर नारे लगा रहे थे वहां पे। बस वो जैसे लगा रहे थे ना खाना पूरी के लिए, वो तो मैं तो अंदर मौजूद था, देख रहा था उसको। और आखिर में गले बैठ गए सबके और खामोश हो गए। और फिर उमर अयूब साहब बाद में मीडिया से खिताब करते हुए कि तकरीर नामुकम्मल हो गई है सदर पाकिस्तान की। वो भाई वो तो पूरे का पूरा तकरीर सुना भी है, आप खामोश हो गए, गले आपके ज्यादा काम नहीं कर सके। और दूसरा सवाल ये कि ये शाहिद खटक साहब जो फरमा रहे हैं, पहले तो कराची की ये बात कर रहे हैं, कराची आपका था किधर?
पहले 2018 में आरटीएस सिस्टम जो है ना ले ले हमारे 21 एमएनएस जीते कराची से। बोलने दे मुझे खटक साहब मोहतरम, जी जी थोड़ा सब्र कर ले, अपनी बारी पे बोले। कराची आपका था किधर? कराची में 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के आप कोई मुल्क के ऊपर नाजिल कर दिए, वो तो सबको पता है। और इससे पहले कब था आपका? इससे पहले भी कोई नहीं था। और फिर जहां तक आप एमक्यूएम की बात करें, मैं मानता हूँ एमक्यूएम की जाली मैंडेट है, एक एमएनए एमपीएस का नहीं जीता हुआ, सबके सब जाली है। तो इस बात की इकरार करता हूँ, जिस तरह मुस्तफा कमाल को इनके खिलाफ कराया ना, कादिर मंदो खैल के करा देंगे, हम दोनों साथ चले जाएंगे कि हल्के खोल भी मुझे अगर सुन ले बात। जी 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 फरमाइएगा। जी जी ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के पूरे हल्के में दावे के साथ करता हूँ, इलेक्शन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट में भी मेरा राजकीय का शामिल है। जिस तरह धांधली हुई है इलेक्शन से पहले, आरओ ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर इस वक्त भी बैठे हुए हैं, और उस वक्त मैंने कहा कि आप ये अरबों रुपए क्यों खर्च करा रहे हो? मुस्तफा कमाल साहब जो है ना, हर मोहल्ले में 4-4 मुखबर छोड़े हुए हैं कि हमारी बात हो गई, ये सीट हमारी कंफर्म है। तो अगर ऐसी, ये तो इलेक्शन से पहले मैं बता रहा हूँ, जब तमाम कैंडिडेट, खुद खटक साहब की पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अगर इस तरह आपने इलेक्शन कराना है मुखबरों के जरिए, तो फिर आप ये पैसे क्यों खर्च करा रहे हो? दे मुस्तफा कमाल साहब को नोटिफिकेशन जारी कर दे, कोई एतराज नहीं होगा। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन कमीशन में जिस तरह एतराज़ात दाखिल किए मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने जो किए रिकॉर्ड के तौर पे, और जिस तरह इनकी खवातीन से, मर्दों से हमने बैलेट पेपर छीने, आपने देखे उनकी मुख्तलिफ टीवी चैनल पे 25 से 30 हजार बैलेट पेपर काउंटर पार्ट समेत। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को ये बोला, दब उसकी टेबल पे रखी, मैंने कहा ये किसकी मुंह पे मारो, ऐसे मैंने कहा, मैं अल्फिया कह रहा हूँ, मैंने कहा ये बताओ ये जो बैलेट पेपर है, अगर ये जाली, इसकी इंक्वायरी करा के अगर जाली है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दे, अगर ये असली है, आप पूरे पाकिस्तान में 7 करोड़ वोटर्स है, आपने 26 करोड़ बैलेट पेपर छपाया, तो ये बेचने के लिए आपने छपाया, यहां तक मैं कहता रहा हूं। लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं है, मेरे खिलाफ एफआईआर काटी है, मेरी दरखास्त को देख के 9 तारीख को और 16 तारीख को एमक्यूएम का एमपी है, मेरे खिलाफ एफआईआर कर, उसने कहा मुझे क्लियरली आपने हमारे खिलाफ दरखास्त दी, सोचे एफआईआर कर दी, उस एफआईआर को मैं भुगत रहा हूं अभी तक। और एमक्यूएम के खिलाफ जो मैंने सबूत के तौर पे वीडियो वगैरह सारे मौजूद है, वो अभी तक इसको नहीं, बल्कि इवन इलेक्शन कमीशन में परसों गया था, एक फ्लोर पे मैं गया, कह रहे मना है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर सर ये जो इनके रिजर्वेशंस आ गए कि फिर वो देखें, वो भी यही शिकायत कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अभी तक उनकी बात नहीं सुनी। ये तो चले आपके मामलात हो गए, फॉर्म 47 वाले हो गए, खान साहब पे जो केसेस बनाएंगे, आपको लग रहा है वो आ जाएंगे जेल से बाहर? वो तो कह रहे हैं एक बंदे का हुक्म चल रहा है, वो बड़ी सख्त बातें उन्होंने की है आर्मी चीफ के हवाले से, खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जी एमक्यूएम को जो मैंडेट मिला है, कितने सीटें उनको मिली हैं इस टाइम ईवान में, उनकी 27-28 सीटें हैं जो एमक्यूएम को मिली है। ये किसकी थी? ये हमारी थी। तो जब उन वोटों के जरिए आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कराएंगे तो तहरीक इंसाफ कैसे मानेगी? और रही बात इमरान खान की केसेस की, जी देखिए साइफर का केस इमरान खान का, पहले जो अभी हुकूमत में बैठे हुए पीडीएम की जमात ये क्या कह रही थी कि जी ये कागज का टुकड़ा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, बाद में केस क्या बना कि जी साइफर की कॉपी गुम हो गई। और डोलनू वहां पे क्या कह रहा सेनेट में अमेरिका में कि जी साइफर तो हमने भेजा नहीं। अगर साइफर है तो फिर तो इमरान खान ने जो खुदारी की बात की वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। जो फिर इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल हुए वो सब के सब, ये भी आप रिजीम ऑपरेशन चेंज की आप जिक्र कर रहे हैं, और यही बात शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी शामिल था। सेकंड जी देखिए, वो उनका जाती बयान है, तहरीक इंसाफ वो हमेशा ऐसी बात कर देते हैं, फिर वो जाती बयान। देखिए पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, मैं अपने अगर कोई मैं ऐसी स्टेटमेंट दे दूं जिसका पार्टी के साथ कोई लेना देना ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि एक जिम्मेदार बयान ऐसे दिया जा सकता है कि किसी दोस्त मुल्क के हवाले से? जी देखिए, पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन होती है, हम इधर आपके प्रोग्रामों में जब आते हैं या मीडिया टॉक्स करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर इन हदूद में आपने बात करनी है, सब फॉलो करते हैं पॉइंट्स। जी देखिए, चूंकि वो नए हैं पार्टी में और अभी उनकी ग्रूमिंग होनी है, और आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आ रहा है। लेकिन ये सऊदी अरब वाला जो है, सऊदी अरब जो है वो एक हमारा दोस्त मुल्क है, और इसके अलावा सऊदी अरब जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो वहाँ पे हमारे मक्का और मदीना है, और वो हमारे पैगंबर रसूल का शहर है। तो हम वैसे नेचुरली भी सऊदी अरब के साथ प्यार करते हैं। और ऐसी बात आपकी पार्टी मैं बिल्कुल, मैं बहैसियत तहरीक इंसाफ का एमएनए एक जिम्मेदार की हैसियत से
ये बयान जो है ये उनका जाती है, तहरीक इंसाफ को उनके साथ कोई लेना देना नहीं लेना देना। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खासी तनकीद की आप लोगों पे कि आप लोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आपकी पार्टी से आते हैं जिससे पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार हो जाता है। जी देखिए, अगर इन चीजों पे जाना है, डॉन लीग्स किसने कराया था? किसने कराया था? मरीम नवाज ने कराया था। क्या था डॉन लीग्स में? विकीलीक्स आप तमाम उठा के देख लें कि उन्होंने क्या क्या बोला है पाकिस्तान के खिलाफ। ये देखिए, इन चीजों के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए होती। एक इंडिविजुअल का बयान आ गया, जब हम पूरी एज अ पार्टी उस चीज को डिनाई कर रहे हैं। इन्होंने तो डॉन लीग्स में क्या क्या नहीं कहा, विकीलीक्स में ये अमेरिकन को क्या कह रहे थे, आप उठा के देख लें, इनकी शक्लें कौम के सामने आ जाएंगी। और रही बात तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, मुत्तफिक है। हाँ, एक लीडरशिप का फुकदान जरूर है। वो आपको फील हो रहा है कि वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बानी चेयरमैन है वो जेल में है। तो जी देखिए, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तो थोड़ा सा गैप आया तो ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। और फिर 8-9 महीने का जो 9 मई के बाद जो गैप आया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप रुपोश रही, तो वो भी मसला है। अभी हम सब आपके साथ टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ईवान में आवे इंशाल्लाह चीजें आपको मैनेज आपको लग रहा है ठीक हो जाएंगी। मंदुख खलील साहब, कल ज़रदारी साहब ने मफामत की बात की और अभी इन्होंने भी उसका हवाला दिया उस बात का, तो आपको लग रहा है कुछ वो ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन PTI और गवर्नमेंट और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, कि ज़रदारी साहब का ऐसा कोई रोल हो सकता है? जी बिल्कुल, एक मिनट मुझे दे दें, मैं थोड़ा सा इनकी बात रिस्पॉन्ड करूं। ये कहते हैं हम हुकूमत को नहीं मान रहे, हम असम्बली को नहीं मान रहे, तो फिर क्या बात है कि वज़ीर आज़म के अलबरदारी या सदर की अलबरदारी को आप आइन से गद्दारी डिक्लेयर करे हो और अगले दिन आपका वज़ीर आला पहुंच जाता है, सर झुका के वहां बैठ जाता है बातें सुनने के लिए। फिर जिसको आप इल्जाम ठहरा रहे हो, जिस अदारे को आप गालियां दे रहे हो, जिस अदारे को आप ये कहते हो कि इन्हीं ने सब कुछ किया है, और 9 मई को आप जिस कोर कमांडर को जलाने के लिए आप पहुंच गए, पिछले हफ्ते यानी ईद से पहले आपका वज़ीर आला बमाए काबीना वहां पे ब्रीफिंग ले रहे, हिदायत ले रहे। ये क्या है? सियासी लोगों से बात नहीं करना, इनसे बात करना आपको लग रहा है। नंबर 1 बात ये है जमहूरियत। अच्छा, अब जो मरवत साहब की बात करें, मरवत साहब ने जो बयान दिए और उस बयान से एक दिन पहले वो खान साहब से मिल के आए और खान साहब ने उनको ज़मीनी इंतखाबात का पूरा इंचार्ज बनाया कि पंजाब में। और आज की तारीख में इनके गौर खान साहब ने उनका नाम पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए स्पीकर को नाम दिया है और कह रहे ग्रूमिंग नहीं हुई। जिस शख्स की ग्रूमिंग नहीं हुई उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप दे रहे हो, और फिर जिस शहर को, जिस मुल्क को आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर कह रहे हो, तो कम से कम शोकास हो दो उसको कि भाई तुमने ये बात कैसे की है। ये सारी बातें छुपी ड्रामा है। ये उन्हीं को इस काम पे लगा है, गौहर खान को ठंडे वाले पे लगे, ये बिजली के तारे गरम ठंडे, ये उसी तरह लाइन अप करते रहेंगे। और जो ये एमक्यूएम की पॉलिसी है, एमक्यूएम के जो आदमी दहशतगर्द पकड़ा जाता तो बोला हमारा नहीं है, जो मर जाता तो उसकी लाश उठा लेते थे कि जी हमारा शहीद हो गया। सर ये नून लीग में भी अभी कुछ ऐसे, शहबाज शरीफ सब कुछ कहते हैं, मियां नवाज शरीफ सब कुछ और तल्ख बातें करते हैं, तो ये हर जमात का खासा है। आप मौका दे। अच्छा चले वो 2-3 जरा जवाब दे दें और फिर मफामत वाली बात पे आते हैं। देखिए, पहली बात ये कि सर वो जरा जवाब दे रहे हैं, फिर हम मफामत पे आते हैं जरूर। देखिए, हमारा सूबा जो है ऑलरेडी जंगज़दा है, वहाँ के हमारे सूबे के ऊपर 700-800 अरब रुपए का कर्ज है, और जो विफाक ने देना है अभी नहीं, विफाक ने 1500 अरब रुपए देने हैं। ये तो वो कर्जा है जो हमारे सूबे के ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा एक छोटा सूबा है, अगर विफाक उनके वसाइल के ऊपर कब्जा डाल ले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इस बात की सजा दी जाएगी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। जी देखिए, बैसियत एक PTI वर्कर अली अमीन इनको कभी मुंह ना लगा था। आपको पता है अली अमीन कैसा वर्कर है हमारा, किस तरीके से उन्होंने डील किया, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और आखिरी बात, ये जो जिनके तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोर कमांडर के साथ मुलाकात करना गैर आईनी है, गैर कानूनी है? अगर सिक्योरिटी की इश्यूज है बॉर्डर के ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी आईनी जिम्मेदारी है, चले वो बात जी देखिए, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर अगर कोर कमांडर के साथ मुलाकात हो गई, क्या इंडिया की फौज के साथ मिले हैं या किसी और मुल्क के फौज के साथ मिले? हमारी अपनी फौज है। ये तो मुफ्त में तर्जुमान बन रहे हैं। इनकी लीडरशिप ने क्या क्या नहीं किया फौज के बारे में, क्या क्या ये अब तक बोलते रहे, और अब ये तर्जुमान बन गए उस इदारे के जिस इदारे के खिलाफ इनकी अब तकारीर उठा के देख ले। तो अभी ये देखिए जी, कुछ चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होता। अब अगर अली अमीन गंडापुर ना आता तो फिर इन्होंने कहना कि जी देखिए मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जी नहीं आ रहा, हमारे खदशात फॉर्म 47 के वो मौजूद है, उन्होंने कहा। लेकिन आप भी शायद मफामत अब चाहते हैं, बातचीत आप लोग चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर बैठ के कुछ मामलात को आगे चलाया जाए।
इमरान खान ये कह रहे मफाहमत की, अगर कल प्रेसिडेंशियल खिताब था, अगर वो प्रेसिडेंट अपने खिताब में उन तमाम बेगुनाहों को रिहाई का ऐलान कर दे देते तो हमें पता चलता कि हाँ जी ये ये मुज़ाकरात या मफाहमत की तरफ हमें लेके जाना चाहते हैं। तकरीर कुछ और आखिर में सिर्फ जी मफाहमत ऐसी मफाहमत पूछ लेते हैं मंदुखेल साहब से। जी मंदुखेल साहब, ऐसी मफाहमत वो कह रहे हैं नहीं हो सकती, कि कुछ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको माजी का दलाल के साथ बात करूंगा। माजी में आपको खान साहब की बात याद है, जब उनसे पूछा गया था मुज़ाकरात के लिए सियासी लोग, कह रहे मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ चुप चुप के मिलते थे। ये माजी की तकरीर भी खान साहब के आपके सामने है। डिग्गी वाले आज भी आसमा साहबा मुझे बोलने देना। जी 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 जरूर। दूसरी बात ये कि खटक साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर आला गया है, उसके लिए वज़ीर आला गया तो काबीना का क्या ताल्लुक था, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ से मिलने के लिए तो आप आइन से गद्दारी करें, फिर वहां पे क्या लेने गए। तीसरी बात ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा कर्जदार है, क्या वफाक सिंध और बलूचिस्तान का कर्जदार नहीं है। एनएफसी अवार्ड के जरिए जो पैसे कम थे सारे पैसों के सारी सूबों की कटौती भी है, ये कोई खाली पख्तूनख्वा की नहीं भी है। दूसरी बात ये कि इनसे ये पूछे ये चाहते क्या है। ये जहां जहां जलाओ गिराव कर रहे थे वहां ये मुझे तर्जुमान करें, ये खुद इनकी बातों से आपको ढीलापन नजर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये शर्माएंगे, जिसके हाथों में पेट्रोल बम दिए, जिनके हाथों में असला दिए, जिनके हाथों में उन्होंने लाठियां दिए, इन हाउसेस पे हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए, शोधा की तस्वीरें तोड़ने के लिए, शोधा की यादगारें तोड़ने के लिए आज वह फिर उस तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है, गेट नंबर 4 से आए थे, वापस उधर जाना चाहिए। सर वो खान साहब कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं वो फुटेज दे दें अगर वो जो हमले हुए हैं। सर ऊपर कमेंट करने दीजिए। जी बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, इनकी हुकूमत है, तहकीकात करा दे, जो भी इसमें मुलविस हो उनको सजा दे दें। जी 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 फरमाइएगा। क्या इमरान खान साहब का बांजा कोर कमांडर के वर्दी हाथ मिले हुए नहीं पकड़ा गया जो आज भी जेल में, ये सबूत दे। क्या वो वीडियो बाहर खड़ा सड़क पे जो खुद सोशल मीडिया पे चला है वो नहीं सबूत। क्या उनकी अपने लोगों के तकारीर के कोर कमांडर हाउस पहुंचे वो सबूत नहीं है। वो बाहर पहुंचे सर, वो क्योंकि ये रिकॉर्ड पे है चीजें। वो कह रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद को सुने, वो कह रही है बाहर वो लोगों को रोक रही है। आसमा सुन ले, वो लोगों को रोक रही है, फुटेज चला दे। आसमा सुन ले, ये बड़ी बुरी आदत है इसकी। आसमा सुन ले, कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कोई भी वीडियो ऑडियो जो ना वो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट अपना, उसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि इनकी रहनुमा खुद कहते हैं कि कुछ लोग थे हमारे, सब नहीं थे। अब मुझे एक बात बताओ, एक सियासी वर्कर हूं, खटक साहब भी सियासी वर्कर है, हमारे जो जलसे जुलूस होते हैं वो 150 से जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहते। आपने पूरे पाकिस्तान को वहां बुला लिए, फिर कहते हैं यास्मीन राशिद साहबा का अंदर भी जाओ। भाई जब आपने वहां बुला लिए तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। कारकुन जज्बाती होते हैं। जब आप उसकी ग्रूमिंग कर रहे थे, आप उसकी मुसलसल उसकी ज़हन बना रहे थे कि फौज ये है, फौज ये है, और फिर वहां पे कोर कमांडर हाउस में बुला के क्या वो अंदर तो आप सर अगर वो अच्छा चलना चाहते हैं तो आप अप्रिशिएट कर दें। अगर वो मिल रहे हैं कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं उनकी कैबिनेट तो अप्रिशिएट करें। आसमा मैंने तो पहले ही अप्रिशिएट किए, आपने सुना नहीं पूरा। मैंने कहा ये अगर गेट नंबर 4 की तरफ वापस पलट के आ गए खुशहाल बात है। सियासी लोगों से ना बात करे, उन्हीं से बात कर ले क्योंकि फायदा। लेकिन आप नहीं समझते कि सियासी लोगों को बैठ के बात करना चाहिए? खटक साहब दीवान में बैठे लोगों के साथ बैठे। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है खुद की? सबसे पहला हमारा ये सवाल है। दूसरा, इलेक्शन के जरिए कौम ने फैसला करना था कि मुल्क किसने चलाना है। सही, हमसे हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, उसके ऊपर इन्होंने डाका डाला। ये खुद अभी इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि जी कराची में हुआ, इसी तरह पंजाब में हुआ, इसी पाकिस्तान में ऐसे वाकयात हुए। सब पूरी मीडिया ने रिपोर्ट किया। रात 1-2 बजे तक कुछ और रिजल्ट थे, सुबह रिजल्ट कुछ और थे। इस मुल्क को चलाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान तहरीक इंसाफ के पास था। ये तो आ तो गए फॉर्म 47 के जरिए। इनके ऊपर ना कौम एतमाद कर रही है ना दुनिया एतमाद कर रही है। जी देखे, इनसे बातचीत नहीं करेंगे। जी देखे, इनसे बातचीत नहीं करेंगे। जी देखे आसमा, पहले चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि मुल्क क्राइसिस में है। IMF के साथ हमारी डील्स हैं, इंटरनेशनली हमें बहुत सी चीजों के ऊपर हमने एंगेजमेंट्स करनी है। महंगाई का इशू है, लाइन ऑर्डर का इशू है, हमारे बॉर्डर्स पे इशू है।
तब आपके साथ कौम टिकती है जब उन्होंने आपको वोट दिया हो। आप उनको समझा सकते हैं कि जी ये क्राइसिस है, इन स्टेजेस से हो कि हमने आगे तरक्की की तरफ जाना है। जब आपके पास कौम का एतमाद ना हो, जब वो आपकी बात ही ना सुने, तो कैसे चलाएंगे ये मुल्क? आपको लग रहा है इनसे मुल्क जी देखिए, इनको लाने वाले जो है ना अंदर, आप ये फिर रिकॉर्ड कर ले अपने साथ, अगले 2-2.5 महीनों में वो थक गए, इनका बोझ नहीं उठा सकते। जी मंदोखेल साहब, कैसा है? वेरी क्विकली, मेरे पास जरा वक्त की कमी है। बहुत जल्दी इनको गिरा देंगे अपने कंधों से। 2-2.5 महीने बाद कोई नए इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं, कुछ नया कोई धमाल हम देख रहे हैं, या सड़कों पे कुछ फैसले अब सड़कों पे होने हैं क्या? ये कह रहे जिन इनको लाया है उन्हीं के दरवाजा आप खटखटा रहे हो, क्योंकि इजलास कर रहे हो। आपको पता है कि सियासी लोग हम इलेक्शन के बाद गए हैं, 2018 क्या हम इलेक्शन से पहले गए? बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम इसलिए गए थे कि हमें वोट दें, हम इसलिए गए। आप ब्रीफिंग के लिए इलेक्शन तो गुजर गया है, अगर इलेक्शन से पहले जाते तो डिग्गी में मेरा बात हो सकती। इलेक्शन के बाद जाते, हमारी सिक्योरिटी की इश्यूज है, बार बार ये चले वो कह रहे हैं सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने थे। तो फौज तो हमारी अपनी फौज है, कोई प्राइवेट इंडिया की फौज के साथ हमारी मुलाकात नहीं थी। कोर कमांडर किसका है? आपको लग रहा है मंदोखेल साहब, चले जरा मफामत हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है अगले आने वाले चंद दिनों में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बार बार कह रहे फौज हमारी अपनी फौज है, वहां आपने ऐसी की तैसी कर दिए पूरे शोधा की, उनके यादगारों की, जिना उसकी, वहां कोई नजर नहीं है, याद नहीं है कि फौज हमारी अपनी है। वहां आपने इंडिया को, दुश्मन मुल्कों को फायदा नहीं पहुंचा रही थी, जो पूरा इंडियन चैनलों में हेडलाइन चल रही थी। आज आपको याद आ गया क्योंकि आपको पता चल गया कि होना कुछ नहीं है। और अभी भी मैं आपको कहता हूं कि सियासी लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं। तनख्वाह पे आप 5 साल काम करते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं आपको, मिलेगा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं सियासी लोगों के साथ बैठे। जरा बुशरा बीबी वाला मुझे बता दें जाते जाते कि बाकी उनको जहर दिया गया। आज भी मैं पढ़ रही थी कि वो शदीद एसिडिटी है उनको, और वो उनका टेस्ट नहीं कराया जा रहा है शौकत खानम। देखिए हमारे पार्टी की जितनी भी लीडरशिप उनसे मिल रही है, तो वो बार बार यही फरमा रहे कि जी उनका मेडिकल चेकअप करा दें। चेकअप से पता चलेगा कि जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। और इनकी जो मेडिकल टीम है उसके ऊपर हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिट किया कि जी शौकत खानम की एक टीम है, वो जाके देखेंगी उनकी सेहत के हवाले से। उनकी सेहत के हवाले से हमारे पार्टी के कौम के बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदारों का तयन जो है वो कर चुके हैं। वो तो खान साहब ने अनाउंस कर दिया, जिनका नाम लिया। जी आप समझते हैं वही जिम्मेदार होंगे? जी खान साहब कह रहे हैं मीडिया के सामने कि आप अगर होती तो शायद आपके जी हमने देखा, सबने देखा, उन्होंने एक बादशाह का जिक्र किया। बिल्कुल, उन्होंने बादशाह का नाम लिया, बिल्कुल ऑन एयर लिया, मीडिया वाले दोस्तों के सामने लिया। बिल्कुल डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही आप समझते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब आपका शुक्रिया, खटक साहब आपका शुक्रिया। इसी नोट के साथ जमाते हैं, सबको मिल बैठना होगा, पाकिस्तान के मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाना है, और जो फॉर्म 47 वाले मामलात हैं उनका जल्द से जल्द अगर हल हो जाए तो यही सबकी बेहतरी भलाई इसी में। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।